जासूसी करते हैं, दूसरे कंट्रीज के लिए करते हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, तमाम कंट्रीज इसी काम के अंदर लगी हुई हैं। वो पॉलिटिकल पर्पज से होते हैं, उनके अपने आर्मी के उनको हथियार बेचने उस पर्पज से होते हैं, परंतु इस तरह के लोग हमेशा समाज के अंदर रहे। केवल पहचान करने की जरूरत है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए चैलेंज है कि इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे इनको फ्रेम किया जाए, कैसे बुक किया जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर तमाम तरह की चीजें हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का कुछ मत है, हाई कोर्ट का कुछ मत है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए अपना जो कानून है भारतीय न्याय संहिता उस हिसाब से चल रहा है। तो ऐसी कन्फ्रंटेशन की स्थिति आ चुकी है कि ये तय कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये जो यूट्यूबर जितने भी हैं या इस तरह के जो चैनल नकली चैनल चला रहे हैं, क्या वो देश हित में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है आज की डेट में, डिजिटल वर्ल्ड इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कोई भी छोटी जानकारी होती है पूरे ग्लोब के अंदर वो सारी जानकारी पहुंच जाती है। तो वेदभूषण साहब, कहा जाता है, एक कहावत है कि पुलिस को सब मालूम होता है, पुलिस कहाँ किस गली में क्या चल रहा है, ये पूरा नेटवर्क उनको सब कुछ मालूम होता है, फिर भी चूक हो जाती है। देखिए आसिफ, ये कहानी बड़ी पुरानी हो चुकी है कि पुलिस को हर चीज का पता है कि किस गली के अंदर कौन क्रिमिनल है, क्या कर रहा है। आज वक्त बिल्कुल बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, तमाम चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, हैं, बहुत स्मार्ट हो गए। हाँ, क्रिमिनल बहुत स्मार्ट हो गए। अब हालांकि पुलिस भी उनको, ये तो एक चेस करने वाला तरीका है कि वो तमाम तरह के वो हथकंडे अपनाते हैं। पुलिस भी उनसे एक कदम आगे चलती है, उनको ट्रैक करती है, तमाम डिजिटल उनके इम्प्रिंट से उनको खंगाला जाता है, ढूंढा जाता है, उन पर निगाह रखी जाती है। परंतु फिर भी अभी इतना रोबस्ट सिस्टम नहीं बन पाया, क्योंकि जो डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं करोड़ों की तादाद में है, कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। पूरे वर्ल्ड में कैसे निगाह रखी जाए, कैसे इन यूट्यूबर्स को और कैसे इस तरह के जो जासूसी में लगे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद में बुक किया जाए, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वेदभूषण जी, डिजिटल क्राइम बढ़ने की वजह से, डिजिटल का इस्तेमाल होने की वजह से क्या पुलिस के सामने, खुफिया एजेंसियों के सामने, एक तो सहूलियत तो हो गई, लेकिन क्या मुश्किलें भी बढ़ गई इस तरह के केस में? हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा था कि इनको ट्रैक करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम चीजें स्क्रूटनाइज नहीं की जाती। इतने लंबे तादाद के अंदर यूट्यूब पर तमाम वीडियोस आती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम तरह के चैनल्स आज ओपन है, अक्रॉस द वर्ल्ड ओपन हो चुके हैं। हालांकि कुछ चाइनीज ऐप्स को हिंदुस्तान की सरकार ने बंद किया है, और सरकार एक बहुत स्ट्रांग पॉलिसी लाने की सोच रही है, जिसमें कि तमाम जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनको कैसे चेक किया जाए, उसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अभी तक इसके लिए बारे में बहुत मजबूत कानून नहीं है जिस पर कि पुलिस उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई कर सके, उनको अरेस्ट भेज कर सके, जेल भेज सके, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सके। तो इसके बारे में सरकार ने अपना मत जाहिर किया है कि बहुत जल्दी ही वो इसके बारे में एक कानून बनाएंगे, जिससे कि इस तरह के लोगों पर, ज्योति मल्होत्रा एंड कंपनी जो अभी तक 20 पकड़े जा चुके हैं, उनके ऊपर किस तरह से उनको चेक किया जाए, जिससे हिंदुस्तान की जो संप्रभुता है उसको किसी तरह से कोई खतरा ना हो, और पुलिस अपना एक्शन मजबूती से, स्ट्रॉन्ग तरीके से उनके खिलाफ अदालत में बियॉन्ड डाउट प्रूव कर सके। इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के अंदर तमाम साइबर सेल्स हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी इसके बारे में काम कर रही हैं। डेस्पाइट इट उसके भी चेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अमेरिका जैसे कंट्रीज को बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। तो हम तो बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। अभी जो एआई का जो पुनर्भाव हुआ है, एआई से इतना ज्यादा टिपिकल बना दिया है तमाम चीजों को कि इस तरह की चीजों को डिटेक्ट करना, जासूसी को डिटेक्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उसमें छद्म तरीके से किस तरह से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे का आदान प्रदान, जासूसों को दूसरे मुल्कों से पैसा आना, ये भी बड़ा आसान हो गया है तरीका। एक जगह से सूचना दूसरी जगह पहुंचाना डिजिटल डेवलपमेंट की वजह से ये बड़ा आसान हो गया। वेदभूषण शर्मा साहब के बाद मैं यूके देवनाथ जी, आपसे जानना चाह रहा हूं कि युद्ध के तरीके बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। आपने देखा छोटा सा देश यूक्रेन, जब युद्ध हुआ था रूस से, तब कहा जा रहा था कि एक हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन कितना लंबा ये युद्ध खिंच गया। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर कई सौ किलोमीटर और हमला कर दिया, और उसमें भी एक यही वजह थी, जासूसी। रूस के गद्दार उसमें मिले हुए थे हमले में।
जी हाँ, देखिए ये रूस की भी स्थिति, रूस यूक्रेन की स्थिति भी, जहां तक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, कुछ ऐसी है कि बड़ी तादाद में रूस के लोग यूक्रेन में रहते हैं। और इसी तरह से यूक्रेन के भी बहुत सारी लोग रूस में रहते हैं, क्योंकि 1992 तक तो यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था। तो होता यह है कि काफी बड़ी तादाद में जो यूक्रेन के लोग जो रूस में रहते हैं, उनके मन में थोड़ा सा यूक्रेन के लिए नरम भावना हो ही सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जासूस बनाते कैसे हैं। जासूस बनाने के लिए यूक्रेन हो, रूस हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, ये हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो, देखिए मैं भोले भाले का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ज्यादातर जासूस जो हैं ये इनको पता नहीं होता है कि ये जासूसी कर रहे हैं। ये मैं इसलिए दावा कर रहा हूं क्योंकि अब तक जितने जासूस पकड़े गए हैं, समझिए पिछले 5 साल या 10 साल में, अगर आप देखें तो उनमें से सब संदिग्ध थे। लेकिन जब मामला कोर्ट में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलता है, ज्यादातर केस में ही वह छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब कोर्ट में जाके अब सिद्ध कर देते हैं कि वह तो भोले थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। अभी ज्योति मल्होत्रा के बारे में मैं बताता हूं, जो हरियाणा पुलिस की, हिसार पुलिस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जी स्टेटमेंट है कि अभी तक जितने एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ, एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है हरियाणा पुलिस को, हिसार पुलिस को, उनकी जो LIU यूनिट्स हैं, कि ज्योति मल्होत्रा के पास कोई खास मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन थी। तो होता क्या है, बाद में जब केस कोर्ट में जाता है, जो इन्वेस्टिगेशनिंग ऑफिसर जो साक्ष्य एविडेंस प्रोड्यूस करता है, प्रोसिक्यूटर जो जज साहब को समझाने की कोशिश करते हैं, वहां पे डिफेंस जो है ज्यादा मजबूत हो जाता है। डिफेंस बोलता है ठीक है, मोबाइल फोन में पाकिस्तानी नंबर निकले हैं, ठीक है, पाकिस्तानी नंबर तो 40 और मोबाइल नंबर में है। किसी का भी मोबाइल नंबर आप ढूंढ लीजिए, जो लोग टीवी में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, हम सब पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रहते हैं। मैंने ऐसे टीवी चैनल में डिबेट किया हुआ है जिसमें 6 डिबेट में से 2 या 3 पाकिस्तान के हैं, तो उसका मतलब टीवी में जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है उसके मोबाइल में भी पाकिस्तान के नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो डिफेंस फाइनली ये बोलता है, जो डिफेंस जो बचाने वाला वकील होता है, कि इसमें गलती क्या है, और वहां पर फिर जज साहब का बयान फाइनली ऐसे आता है कि कोई भी पुख्ता सबूत ऐसे नहीं मिले जिससे कि इनको जासूस करार दिए जा सके। क्या ऐसा भी होता है, जो एक उदाहरण है जैसे आप दे रहे हैं कि हम लोग डिबेट में बैठते हैं, बातचीत होती रहती है, तो क्या कभी ऐसा होता कि पाकिस्तान गए, अब वो उसमें फिर कांटेक्ट में आ गए, उनको पता ही नहीं कि ISI के हैं, फिर उन्होंने ब्रेन वॉश किया, जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो गई कि आप दिल्ली घूम रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, हमें भी फोटो भेजिए, हमें भी जानकारी कीजिए, दोस्ती हो गई, तो जाने अनजाने में भेज दिया हमने। ऐसा भी तो हो जाता होगा बहुत से लोग के साथ, कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उनको पता है जब पैसे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं इसीलिए पैसे आ रहे हैं। क्या ऐसे भी केस होता है जाने अनजाने में भी? आसिफ जी, जो मैं बोल रहा हूँ कोर्ट केसेस के बयान पे बोल रहा हूँ। जी जी जी। ये कोई हमारे जो जासूस हैं, ये इन्होंने 100 बार पाकिस्तान से बात की, ये तो सभी लोग बात कर रहे हैं। आप किसी भी मोबाइल कंपनी के पास चले जाइए कि 92 से किसके पास कितने फोन आए, कितने फोन उसके 92 पे गए, वो मोबाइल कंपनी आपको 1 मिनट के अंदर प्रिंट आउट दे देगी। जहां तक पाकिस्तान जाने की बात है, वो तो भारतीय पासपोर्ट, भारतीय वीजा पर जाते हैं लोग पाकिस्तान। वो डेटा तो हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस है, विदेश मंत्रालय में जो पाकिस्तान डेस्क है, वहां हर बार ही आ रहा है। तो जो चाहे ज्योति मल्होत्रा या कोई हो, अगर वो 11 बार, 16 बार, 28 बार भी पाकिस्तान गए, वो ऐसा तो है नहीं कि हमें वो सब मई के 10 तारीख को पता लगा। बिल्कुल, वो गई है पिछले 10 साल से। तो मैं कानून के हिसाब से बता, देखिए आरोप लगाना एक चीज है, क्योंकि मैं एयरफोर्स इंटेलिजेंस में था और हमने मेरे 34 साल के करियर में कम से कम 4 या 6 बार ऐसे संदिग्धों को पकड़ा जो कि एयरफोर्स के यूनिट के आसपास घूम रहे थे। जब हमने एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने उससे जिरह बहस करके उसको हमने सिविल पुलिस में छोड़ दिया, क्योंकि नियम वही है, एयरफोर्स पुलिस जो है उसको सूली में नहीं लटका सकती, बाद में हमें सिविल पुलिस जी को देना पड़ता है।
वहां पर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि 100% जो मैंने 4 या 6 केस अपने 34 साल की जिंदगी में डील किए, ये प्रूव हो गया कि वो तो भ्रमित था, वो भोला था, वो दिमागी मानसिक रूप से विक्षुब्ध था, या लो आईक्यू का बंदा था, वो वहां जस्ट भटक रहा था एयरफोर्स के फेंस के बाहर। होता यह है कि जब ये कोर्ट में जाते हैं तो जज जो हैं वो एक डायरेक्ट एविडेंस मानते हैं। बिल्कुल। कोई पाकिस्तान गया है, उससे किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। अब आप बोल रहे हैं पैसे मिले हैं, देखिए हवाला से किसी के पास पैसे आए, इसके हिसाब से किसी को भी दोषी नहीं करार दिया जाता है। हमारी कोर्ट्स की बात कर रहा हूं। हवाला से पैसे आए, आपको 3 चीजें लिंक करनी पड़ती हैं कि पैसा किस लिए आया, क्या उसी लिए आया, और सबसे बड़ी बात क्या उसी के लिए इस्तेमाल हुआ। क्योंकि हो सकता है किसी ने किसी भी वजह से हवाला के जरिए हवाला ट्रांजैक्शन, तो अभी आप ईडी के पास चले जाइए, लाखों मतलब 10-10 हजार 20-20 हजार हवाला ट्रांजैक्शन हर घंटे में हो रहे हैं। ईडी के पास पूरा रिकॉर्ड है। हवाला ट्रांजैक्शन से आप किसी को भी जासूस नहीं से, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं। ये देखिए, अगर मैं प्रोसिक्यूटर की तरफ से बात कर रहा हूं तो मैं तो कहूंगा इसके पास हवाला से पैसे आए। कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर बिल्कुल फैसला देता है, क्योंकि ये भी माना जाता है हमारे यहाँ, भले ही दोषी छूट जाए लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए, और शक शुबा के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। वेदभूषण शर्मा साहब, जब ऐसा वक्त आता है कि युद्ध का वक्त होता है, तनातनी का वक्त होता है, उस वक्त जासूस ज्यादा निकल कर आते हैं। 2 चीजें हैं, क्या उस वक्त जांच ज्यादा होती है गंभीरता से इसलिए जासूस पकड़े जाते हैं, या उस वक्त जासूसी का जाल फैल जाता है? देखिए, जासूस को कोई अपॉइंटमेंट लेटर तो पाकिस्तान से या किसी दूसरे कंट्री से नहीं मिलता। वो केवल फैसिलिटेट करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि वो जासूसी करने जा रहे हैं। उनको इनोसेंट भी नहीं कह सकते, ना उनको पूरी तरह से क्रिमिनल कहा जा सकता। सपोज किसी जासूस को, ज्योति मल्होत्रा या अन्य किसी को कहा जाए कि आप ना राजपूताना राइफल जाइए, अंबाला जाइए या बरेली के अंदर जाट रेजिमेंट जाइए, उसके आसपास के सीन पर जाकर कुछ वीडियोग्राफी कीजिए, कुछ फोटोग्राफी कीजिए, तो उन सड़कों पर जाएगी, दिखाएगी कि ये राजपूताना राइफल्स है, धौला कुआं पर है, यहाँ पर ये सड़क जाती है, यहाँ पर ये रिंग रोड है। तो एक तरह से वहां की एजेंसी को फैसिलिटेट होता है कि वहां पर राजपूताना राइफल्स की जो ऑफिस है या जो वहां पर आर्मी के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके आसपास की क्या स्थिति होती है। तो इसलिए इन लोगों को यह भी नहीं पता होता कि जासूसी में लिप्त हो चुके हैं, कब लिप्त हो चुके हैं। जहां तक पैसा या डिजिटल जो जानकारियों की बात है, वो तमाम आज की डेट में आप कितने सिम इजिली अलाउड है। पाकिस्तान के अंदर लाखों सिम दिल्ली से पहुंचे हुए हैं, तो वो आपको फोन आएगा तो आपको लगेगा दिल्ली से बात कर रहा है, जबकि वो पाकिस्तान वाला, अब वो जो सिम वाला वो भी कल्चर चला गया। अमेरिका का आप सिम इंडिया में लाइए, यहां से इंडिया में बात कीजिए, पता लगेगा अमेरिका से कॉल आ रही है। वो केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता होता है कि ये हमारे दुश्मन कंट्री से कॉल आ रही है, इसको चेक करना जरूरी है। तो इसलिए पुलिस के लिए, आर्मी के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए और अदालतों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस तरह के लोगों को सजा कैसे दी जाए, क्योंकि उनके खिलाफ अकाट्य सबूत साबित करने पड़ते हैं कोर्ट को, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती। हालांकि उनको लंबे समय तक प्रिवेंटिव अरेस्ट के तौर पर या तमाम चीजों के तरह उनको जेल के अंदर रखा जाता है, परंतु कन्विक्शन कराना पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि इस तरह से शातिर तरीके से जो जासूसी कराई जाती है कि उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए कह देना कि वो इनोसेंट है। हाँ, उनको इतना जरूर पता होता है कि उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा के बारे में बताया जा रहा है कि उसको पाकिस्तान टिकट भेजे गए, उसको बैंकॉक लेके जाया गया, उसको चाइना ले आया गया, उसको तमाम फैसिलिटीज दी गई। छोटे से शहर हिसार की रहने वाली लड़की 5 स्टार लग्जरी सूट के अंदर जो स्विमिंग कर रही है, तमाम तरह की उनकी एक्टिविटीज है, तो उनको यही पता होगा कि वो जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ये व्यवस्था सारी दी जा रही है, हो सकता है वो, देखिए ये तो अब कोर्ट में उसको दिखाना होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, शायद इसलिए मुझे ये सुविधा दी जा रही है इस देश की तरफ से, उसको ऐसा भी लगता होगा।
हाँ बिल्कुल, उनको दिखाया जाता है, उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। तमाम उनके जो 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 यूजर्स हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं। रातों रात पता लगा कि ज्योति मल्होत्रा के लाखों आदमी फॉलोअर एकदम से ज्यादा हो गए, हाँ। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो मुझे करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ज्योति मल्होत्रा को मुझे नहीं लगता, मैं ज्योति मल्होत्रा को एटलीस्ट नहीं जानता, जबकि मैं सोशल मीडिया में रहता हूं आफ्टर रिटायरमेंट, परंतु मुझे नहीं पता। मुझे जब पता लगा जब ज्योति मल्होत्रा का सारा मामला सामने आया। तो इस तरह से ये तमाम जो कई चीजें हो सकती है, एक जानबूझकर जासूसी करना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता ही नहीं और कब हम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जाल में फंस गए। लेकिन बड़ा सोच समझकर रहने की जरूरत है। डिजिटल इस वक्त ये दौर है, कब आपको कहां कोई फंसा दे, इसलिए आप भी सतर्क रहें। और इस तरह के अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस से जरूर संपर्क करें कि ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं, उसके बाद आप उसकी जानकारी पुलिस को दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।